ओहो चीकू बेटा, हर जगह तुमने अपना सामान बिखेर कर रखा हुआ है। बेटा कम से कम अपनी किताब निकालते समय तो थोड़ा ध्यान दिया करो। पता है, सुबह से तीसरी बार मैं तुम्हारी बुक सेल्फ ठीक कर रही हूँ। प्लीज़ बेटा, थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो ना। और वैसे भी कल से मैं ये सब कहते कहते ना जाने किस सोच में डूब गई रचना। ये लो भाई, जो जो तुमने मंगवाया था मैं वो सब कुछ ले आया हूँ बाज़ार से। अब बस तुम्हारा केक बनाने का सामान बचा है, जो मैं शाम को जब अनुराग की किताबें लेने जाऊँगा तब लेता आऊँगा, क्योंकि वो केक शॉप उसी रास्ते में पड़ती है ना। अरे ये क्या, मैंने अभी अभी डाइनिंग टेबल साफ़ की थी और आपने ये गंदा थैला इस पर रखकर फिर से गंदी कर दी। एक लंबी सांस भरते हुए रचना बोली। एक तो आप वैसे भी घर का कोई काम काज तो करते नहीं हैं, और जो थोड़ा बहुत करते भी हैं वो भी कल से बिल्कुल बंद हो जाएगा। कल से तो आप एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पिएंगे, मगर आज तो थोड़ा हाथ बटा लीजिए मेरा। ये कहते हुए तेज हो गई थी रचना की आवाज़। घर का सारा काम निपटाकर रचना शाम को फिर से जल्दी ही खाने की तैयारी में लग गई। आज रचना ने खाने में सारी चीज़ें केतकी जी यानी कि रचना की सास की पसंद की ही बनाई थीं। आलू गोभी और बैंगन के भरते से लेकर गाजर का हलवा और लौकी की बर्फ़ी भी बनाई थी। उसने एक और नई चीज़ जो रचना के हाथों की बनी हुई केतकी जी पहली बार खाने वाली थी, वो था रचना द्वारा बनाया गया पाइनएप्पल केक। रचना को पता था कि उसकी सास को पाइनएप्पल बहुत पसंद है, तो बस इसीलिए उसने उनके लिए केक में भी पाइनएप्पल फ्लेवर ही चुना। वैसे तो रचना की सास कानपुर में ही रहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें दिल्ली शहर का माहौल, मौसम और मिजाज तीनों ही सूट नहीं करते, मगर फिर भी वो बेचारी अपने बेटे के मुंह में साल में 2 या 3 बार तो वहाँ खिंची चली आती थी। दीपक की प्राइवेट नौकरी की भागम भाग में उसे छुट्टी कम ही मिल पाती थी, और फिर इधर उनके बेटे चीकू और अनुराग का स्कूल, कराटे क्लास और रचना की ट्यूशन क्लासेस। तो बस इन सब के बीच वो चाह कर भी बड़ी ही मुश्किल से किसी तीज या त्यौहार पर ही कानपुर जाने के लिए 2 या 4 दिन का समय निकाल पाते थे। अम्मा, दादी जी आ गईं। चीकू की आवाज़ कानों में पड़ते ही रचना ने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों और बालों को ठीक कर अपने माथे की बिंदी पर हाथ लगाते हुए अपने सिर पर दुपट्टा लिया और फुर्ती से बाहर आ गई, जहाँ केतकी जी अपने बेटे दीपक के साथ बस अभी अभी स्टेशन से आकर खड़ी ही हुई थी। रचना ने सबसे पहले अपनी सासू माँ इसी संबोधन से बुलाती थी रचना उन्हें, के हाथ से उनका ट्रैवलिंग बैग लिया और उनके पैर छुए। इस पर केतकी जी ने उसे खुश रहो का आशीर्वाद दिया और फिर बड़े ही जोश के साथ अपने पोते चीकू को गले से लगा लिया। सासू माँ, सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? रचना ने केतकी जी के सामने मेज पर पानी का गिलास और गाजर का हलवा रखते हुए पूछा। हेलो, हाँ बहन जी, नमस्ते, मैं दिल्ली पहुँच गई हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ दीदी कैसी हो? हाँ अच्छा ठीक है, मैं कल आराम से बात करती हूँ। हाँ हाँ, बस हाथ पैर धोकर खाना ही खाऊंगी। ठीक है दीदी, नमस्ते। केतकी जी ने अपनी बड़ी बहन, जो कि एटा में रहती हैं, को अपनी सकुशल दिल्ली पहुंचने की खबर देकर फ़ोन रख दिया। केतकी जी के पति अपनी जवानी से ही कोई खास काम धंधा नहीं करते थे। यहाँ तक कि केतकी जी और एवं उनके बेटे दीपक की जीवन यापन की भी सारी जिम्मेदारी उनके पिता यानी कि दीपक के नाना जी ने ही उठा रखी थी। मगर पिछले साल उनके निधन के साथ ही केतकी जी एवं उनके पति का यह सहारा भी खत्म हो गया। तब से दीपक ही हर महीने केतकी जी के अकाउंट में खर्च के रुपए पैसे डाल दिया करता था, बल्कि दीपक से ज़्यादा खर्च तो अपनी सासू माँ एवं ससुर पर रचना ही कर दिया करती है। एक तो रचना की ट्यूशन से अर्जित की हुई आय एवं समृद्ध मायका पक्ष उसके पर्सनल अकाउंट को भी कभी खाली नहीं होने देता। रचना भली प्रकार से केतकी जी की आर्थिक समस्या को समझते हुए हमेशा अपनी सामर्थ्य से भी अधिक करने का प्रयास करती है। रचना एक अच्छे परिवार से आई हुई, एक पढ़ी लिखी, समझदार एवं सुलझे हुए व्यक्तित्व की स्त्री है। आज केतकी जी को अपने बेटे व बहू के पास दिल्ली आए हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था, और बीते हुए इस 1 हफ्ते में वो कम से कम रचना को 4 या 5 बार तो उसके वजन को लेकर खरी खोटी सुना ही चुकी थी। उन्हें लगता था कि रचना एक बहुत ही आराम परस्त ज़िंदगी जी रही है, क्योंकि उनके अनुसार उनका बेटा तो बेचारा सुबह ही ऑफिस चला जाता है
और रचना घर में मालकिन बनकर सारा दिन बैठे बैठे खूब खाती है और एक काम भी नहीं करती है, क्योंकि इस बार केतकी जी को उनकी सबसे नापसंद चीज़ यहाँ देखने को मिली और वो थी काम वाली बाई, जिससे केतकी जी को सख्त परहेज है। बर्तन झाड़ू पोंछा से लेकर कपड़े तक धोने का सारा काम यहाँ तो काम वाली बाई ही करती थी, जबकि रचना के बढ़ते हुए वजन की वजह तो कुछ और ही थी, मगर वो केतकी जी की हर एक बात को चुपचाप ही सुन लेती थी। शादी के इतने साल बीत जाने पर भी रचना ने कभी भी अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था, तो फिर अब इतने सालों बाद वो कुछ भी कहकर अभी तक का अपना किया हुआ सब कुछ खत्म नहीं करना चाहती थी। केतकी जी रचना को बात बात पर टोकती रोकती थी। उनके द्वारा किए गए हर एक अच्छे से अच्छे काम में भी कमी निकालना तो जैसे उनकी पुरानी आदत बन गई थी। ऐसे इसमें जितनी गलती केतकी जी की थी, उससे कहीं ज़्यादा गलती शायद रचना की भी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत करने वाले से भी ज़्यादा दोषी होता है गलत को सहने वाला, और फिर पलट कर जवाब देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे बस आपको सही तो सही और गलत को गलत ही तो कहना है। लेकिन एक बार रचना ने शायद इसी सोच के साथ अपनी सासू माँ के सामने सही को सही और गलत को गलत कह दिया था, और फिर जो भूचाल आया था, शायद उसी से पनपने वाले डर ने ही फिर कभी रचना को केतकी जी के सामने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करने दी। अरे भाई, आज कोई उठेगा भी या नहीं? अरे सूरज देखो कहाँ चढ़ गया है, और आज तो मेरा बेटा बेचारा बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला गया, और तो और मेरा पोता भी बेचारा खुद ही ब्रेड और जैम लेकर स्कूल चला गया, केतकी जी ने अपनी कड़कती हुई आवाज़ में कहा, और उन्होंने एक साथ कई बर्तन भी पटके, जिसकी वजह से रचना हड़बड़ाकर नींद से जाग गई और फुर्ती से दौड़कर अपने कमरे में बाहर आ गई। सॉरी सासू माँ, बोलते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। दरअसल रचना को माइग्रेन की दिक्कत है, जो कि उसके ज़रा से भी रूटीन चेंज होने से हिट करता है, और सबसे ज़्यादा इसमें उसके सोने और उठने के समय में परिवर्तन उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हुआ यह कि केतकी जी को लगातार 5 दिन सुबह के 4 से 5 बजे तक पूरे 1 घंटे भजन गाने थे, और जिसके लिए उन्होंने रचना को भी अपने साथ सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बैठने की हिदायत दी। हालांकि रचना ने उन्हें माइग्रेन वाली बात भी बताई थी, जिस पर केतकी जी की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी कि अरे ये माइग्रेन कुछ नहीं होता है, और फिर जवानी में कैसा दर्द। इसके आगे उनके सामने ना तो रचना ही पलट कर कुछ बोल पाई और ना ही स्वयं उनका बेटा दीपक ही उनसे कुछ कह सका, जिसका भुगतान आज लगातार 3 दिन के माइग्रेन पेन को झेलने के बाद रचना ने अपनी सासू माँ की खरी खोटी सुनकर किया। आज सुबह जानबूझकर दीपक और चीकू दोनों ने ही रचना को जल्दी नहीं जगाया था, बस यही सोचकर कि शायद उसे इस दर्द से थोड़ा आराम मिले। जबकि दीपक सुबह अपनी माँ को यह बात खुद बताकर गया था, मगर उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। केतकी जी आज पूरा दिन मुँह फुलाए ही रहीं, और फिर शाम को दीपक के ऑफिस के आते ही केतकी जी ने अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि वह तो जवानी में कितना घर का काम किया करती थी, और उन्होंने तो अपनी सास के साथ साथ अपनी दादी सास की भी भरपूर सेवा की थी। और एक उनका हमेशा का डायलॉग कि कितने लीटर तेल तो दीपक की दादी की मालिश में लग गया। वैसे ये तेल वाली बात सुनकर थोड़ी सी हंसी भी आती है कि कितने लीटर, लेकिन इस समय हंसने वाली सिचुएशन ना तो उनकी बहू रचना की थी और ना ही उनके बेटे दीपक की। हाँ, उनका पोता चीकू ज़रूर अपनी माँ से कितने लीटर पूछकर हंस पड़ा, जिस पर रचना ने उसे आंख दिखा दी। केतकी जी बस धारा प्रवाह बोलती ही जा रही थी, और फिर ना जाने कैसे आज दीपक के मुंह से भी शायद गलती से निकल गया कि माँ रचना कितना कुछ तो करती है आपके लिए, तन से मन से और धन से भी, मगर आप। बस दीपक का इतना ही कहना हुआ कि केतकी जी की आंखों से अभी तक निकलती हुई ज्वाला लावा बनकर फूट पड़ी और उनकी आंखों से बह निकली। केतकी जी खूब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगीं, जिस पर दीपक के साथ साथ रचना और चीकू भी दौड़कर उनके पास आ गए और उन्हें चुप कराने लगे। इस पर भी केतकी जी ने अपनी बहू रचना को बड़ी ज़ोर से डांट कर झिड़क दिया, जिसके बाद दीपक भी खुद ब खुद ही वहाँ से पीछे हट गया। तभी चीकू रचना के कहने पर दौड़कर किचन से पानी का एक गिलास ले आया
और उसने बड़े ही प्यार से अपनी दादी को पानी का गिलास पीने के लिए पकड़ाया, जिस पर केतकी जी ने चीकू को ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया और फिर रोने लग गईं। कुछ देर बाद ही केतकी जी ने फरमान जारी कर दिया कि वो कल सुबह ही कानपुर जा रही हैं और फिर वो अपने कमरे में सोने चली गईं। वैसे तो आज की रात केतकी जी की आंखों से नींद बिल्कुल ही गायब थी और तभी उन्हें अपनी बात कहने तथा अपने दुख को बांटने के लिए एक शख्स का ख्याल आया, जो थी उनकी एटा वाली बड़ी बहन। उन्होंने फटाफट अपने सिराने रखा हुआ चश्मा उठाया और उसे लगाकर अपनी बड़ी बहन का नंबर अपने मोबाइल से डायल किया। एक बार तो उनकी बहन ने फ़ोन उठाया ही नहीं, चाहे रात ज़्यादा हो जाने के कारण वो सो चुकी थी। मगर जब केतकी जी ने उनका नंबर दोबारा डायल किया तो 2-3 घंटियों के बाद ही उधर से फ़ोन उठ गया। बहन नमस्ते। नमस्ते, इतनी रात को क्या हुआ केतकी, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से केतकी जी की बड़ी बहन का इतना पूछना हुआ कि केतकी जी की आंखें एक बार फिर भर आईं और उन्होंने नम आंखों से ही सिसकते हुए उन्हें अपनी आज की पूरी आप बीती सुना दी। अब केतकी जी का मन कुछ हल्का तो ज़रूर हो गया था, मगर उनकी रात अभी भी भारी थी। तुम्हें सासू माँ से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आखिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें बोलने की? वो तो मुझे सुना रही थी और मैं सुन रही थी, फिर तुम क्यों बोले? यार रचना, तुम भी कमाल करती हो। आज तक जब मैं कभी नहीं बोलता था तो तुम कहती थी कि तुम कभी कुछ बोलते नहीं हो, और आज जब मैं कुछ बोला हूँ तो तुम कह रही हो कि बोला क्यों? हद है यार। दीपक ने चिढ़े हुए स्वर में अपनी पत्नी रचना को जवाब दिया। दीपक, तुम जाने दो, तुम नहीं समझोगे, रचना ने गहरी सांस भरते हुए कहा। हाँ भैया, मैं क्यों समझूंगा, और वैसे भी इस घर में 2 ही तो समझदार लोग हैं, एक तुम और एक तुम्हारी सासू माँ। इतना कहकर दीपक दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। सुबह सुबह सबसे पहले दीपक और रचना केतकी जी के पास गए और उनके पैर छूकर उन्हें सॉरी बोला, जिस पर वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहीं। और फिर जब दीपक वापस जाने के लिए मुड़ा तो उन्होंने उससे बस इतना ही कहा कि वो अभी कानपुर वापस नहीं जा रही हैं। अगले 2-4 दिनों तक घर में शांति ही रही। ना तो केतकी जी ने ज़्यादा कुछ कहा और ना ही रचना ने उन्हें अपनी तरफ से कुछ भी कहने का कोई मौका ही दिया। इस बीच दीपक और रचना ने एक दिन इंडिया गेट पर पिकनिक मनाने का प्लान भी बनाया, जिसमें केतकी जी अपने पोते के साथ खुलकर हंसी और खुश हुईं। केतकी जी रोज़ की तरह आज भी खाना खाकर दोपहर में अपने कमरे में जाकर सो गईं। वो रोज़ दोपहर में कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर ही सोती थीं, मगर आज ना जाने क्यों उन्हें नींद नहीं आई और फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलकर टहलने लग गईं। शायद उन्हें गैस की दिक्कत हो रही थी। टहलते टहलते अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बहू रचना बाहर बालकनी में बैठकर किसी से बातें कर रही है। ये जानने की उत्सुकता कि वो किससे बात कर रही है उन्हें सीधे बालकनी के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पहुंचकर उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी बहू किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। अब केतकी जी भी वहीं दरवाजे के पीछे छुपकर अपनी बहू की बातें सुनने लग गईं। हाँ, सासू माँ हैं अभी तो वो अपने कमरे में सो रही हैं। या उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। वैसे दीपक ने इतनी बड़ी बात भी तो नहीं कह दी थी कि सासू माँ ने इतना हंगामा कर दिया। ये कहते कहते रुआंसी सी हो गई रचना की आवाज़, और फिर वो थोड़ी देर ठहर कर बोली कि यार कविता, एक तू ही है जिससे मैं अपने दिल की सारी बात कह देती हूँ, वरना मैं तो कभी अपना दुख दर्द दीपक तक को कभी नहीं बताती हूँ, और फिर इससे क्या फ़ायदा कि मेरी वजह से वो भी परेशान हो। यार कविता, सच बताऊँ तो ना, मैं अब थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ यार। कविता, तुझे पता है मेरी सासू माँ को घर में काम वाली रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसलिए मैं हर बार जब भी वो यहाँ रहने आती थी तो काम वाली को छुट्टी देकर खुद ही सारा काम कर लिया करती थी। मगर इस बार मैं चाह कर भी उसे सासू माँ के आने पर भी नहीं हटा पाई, क्योंकि तुझे तो पता है ना कि मेरी उंगलियों में वो आर्थराइटिस की वजह से कितना दर्द रहता है। तो यार मैं तो अब कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, फिर भी मैं बर्तन तो नहीं मान सकती हूँ और ना ही पोंछा या कपड़े ही धो सकती हूँ। इतना कहते कहते अपनी बेबसी पर रो पड़ी रचना। तुझे पता है ना कविता कि मैं वैसे भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। एक तो माइग्रेन,
दूसरे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, और ऊपर से ट्यूशन भी पढ़ाना रहता है मुझे। दीपक तो ऑफिस के काम में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें तो घर का राशन लाने से लेकर बाहर की अन्य किसी भी जिम्मेदारी से भी कोई सरोकार तक नहीं है। चीकू का भी सारा काम मैं ही देखती हूँ, चाहे फिर वो उसे स्कूल जाना हो, उसे पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करना हो, या फिर उसके बीमार होने पर डॉक्टर की विजिट ही क्यों ना हो। मगर यार अब बस। कुछ देर ठहर कर एक गहरी सांस लेने के बाद रचना ने फिर से बोलना शुरू किया। मेरी भी अब उम्र बढ़ रही है, कोई कम तो नहीं हो रही है ना। अब मुझे भी चाहिए कि कोई मेरी भी फिक्र करे, मुझे समझे। मगर यार हर एक के साथ इतना कुछ करने पर भी आज कोई एक शख्स भी ऐसा नज़र नहीं आता कि जो मुझे समझे या मेरी कदर करे। अब तू ही बता मैं क्या करूं कविता। तभी रचना को न जाने कैसे केतकी जी की आहट महसूस हुई और उसने अपनी सहेली कविता से ये कहकर कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, फ़ोन रख दिया। जब रचना ने कमरे में अंदर आकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। इधर केतकी जी अपने कमरे में जाकर चुपचाप सोने वाली मुद्रा में एक और करवट लेकर लेट गईं। जब रचना बाहर सब्जी लेने चली गई तो केतकी जी ने जल्दी से उठकर अपनी बड़ी बहन को फ़ोन मिलाया और उन्हें एक के बाद एक रचना द्वारा अपनी सहेली से कही गई हर एक बात बताई और कहा कि दीदी आप तो उस दिन रचना को बड़ा पक्ष ले रही थी कि वो दिल की बुरी नहीं है, तो अब आप ही बताओ दीदी, क्या मैं बुरी हूँ दिल की? हाँ दीदी बोलो ना। अरे क्या उसे इस तरह से अपने घर की बात किसी बाहर वाले को बतानी चाहिए थी क्या? देखो दीदी मेरी कितनी बुराई कर रही थी वो जरा सी लड़की। अरे कहती है कि मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे भी सहारा चाहिए। अरे मेरा बेटा सारा दिन दफ्तर में अपनी हाड़ें गलाता है तो किसके लिए? अरे इसी की सारी सुख सुविधा के लिए ही ना। और मैं तो काम वाली के लिए मना इसलिए करती थी कि 4 पैसे बचेंगे तो इन्हीं लोगों के तो काम आएंगे ना। और फिर गिनती के 3 लोग हैं घर में तो काम ही कितना रहता है। अरे हमने तो जितना काम कर लिया ना अपने ज़माने में, वो तो ये आजकल की लड़कियां कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। केतकी अब ज़रा तुम शांत हो जाओ पहले और ज़रा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बड़ी हूँ तो इस लिहाज से मेरा अनुभव भी तुमसे ज़्यादा है और मैं तुम्हें कोई गलत सलाह तो नहीं दूँगी मेरी बहन। दूसरी तरफ से फ़ोन पर केतकी जी की बड़ी बहन ने कहा। फिर कुछ देर रुककर वो पुनः बोली, तुम्हें याद है केतकी, एक बार बहुत पहले तुमने मुझसे पूछा था कि मैं हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हूँ। क्या मैं अपने बेटे बहू नाती पोते और पोतियों से पूर्ण संतुष्ट हूँ? और मैंने तुम्हें हंसकर और बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया था। मैंने कहा था कि मैं किसी से कभी कोई उम्मीद ही नहीं लगाती, और मैं जब पहले से कोई उम्मीद ही नहीं लगाती मेरी बहन, तो फिर उनके टूटने या पूरा ना होने पर कैसा कष्ट। हाँ तुम्हें ये बातें शायद बड़ी बड़ी बातें ज़रूर लग सकती हैं, मगर मेरा तो यही सच है। और रही बात संतुष्टि की, तो सुन, मैं मेरी इतनी उम्र बीत जाने पर भी कभी ना तो किसी सत्संग में गई और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से इतर मैंने कुछ किया। पहले तेरे जीजा जी की सेवा करती रही, बच्चों के भविष्य को संवारने में लगी रही, और जब से बच्चे बड़े हो गए तो सोचा कि अब कुछ अपने लिए सोचूंगी, तो तेरे जीजा जी ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गए। अब मुझसे सब कहते हैं कि अब मेरे पास क्या जिम्मेदारी बची है, अब तो मैं जहाँ चाहें घूमा फिरी करूं। मगर मेरी बहन आज मैं तुझे वो बताती हूँ जो कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। तो सुन, मेरी बहू रोज़ सुबह शाम 2 टाइम तो ओम शांति के आश्रम में जाती है। फिर उसके अलावा रोज़ सुबह उसकी 2 घंटे की एक योगा क्लास होती है, फिर 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक और दोपहर में एक ओशो क्लास। और हाँ, इसके अलावा उसका जो किटी का ग्रुप है उसमें व्यस्त रहती है। और यदि कभी गलती से भी मैं कुछ कहूँ या समझाऊँ तो कलेश। और मेरा बेटा तो कलेश से इतना डरता है कि अगर उसकी बीवी दिन को रात कहे तो वो भी रात कहे। तो सुन, अगर मैं गलती से भी कभी 2 दिन भी बीमार पड़ जाऊं तो मेरे बच्चों को, मतलब कि मेरे बेटे और पोते पोतियों को 2 वक्त का खाना भी टाइम से न मिले, समझी। और फिर मैं तो ये सोच लेती हूँ कि चलो हमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी तो क्या, हमारे बच्चे ही जी लें। और फिर बहू भी तो अपने ही घर की बच्ची होती है ना, तो अगर हमने अपने बच्चों में
ज़रा थोड़ी कमियां भी हैं तो क्या हम उन्हें त्याग दें या फिर किसी एक गलत सदस्य की वजह से परिवार के बाकी सदस्यों के लिए कलेश का वातावरण बना दें। मेरी प्यारी छोटी बहन, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं हमारे आसपास जहां आजकल के बहू बेटे अपने माँ बाप की ज़रा सी भी फिक्र या परवाह नहीं करते। और फिर यह तो तू भी मानती है ना कि तेरी बहू करोड़ों में ना सही पर लाखों में तो एक है ही। वो जो कुछ भी करती है दिल से करती है, ना कि दिखावे मात्र के लिए। और फिर तू ये सोच कि वो सिर्फ़ एक तेरी खुशी के लिए या तेरे सम्मान की खातिर ही तो हर बार तेरे आने पर काम वाली को छुट्टी दिया करती थी। वरना तू ये सोच कि यदि वो ऐसा ना भी करती तो तू क्या कर लेती। और अगर तेरे टोकने पर वो तुझे यह जवाब दे देती है कि उसका पैसा वो जैसे चाहे वैसे खर्च करे, तब? अरे केतकी, तू तो सचमुच बड़ी ही किस्मत वाली है जो तुझे रचना जैसी नेक दिल बहू मिली है, जिसने इतने सालों में भी कभी भी तुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मेरी बहन, तू तो बड़ी ही समझदार है और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है तेरे जीवन संघर्ष को। बेटा, ये सास बहू का रिश्ता तो वैसे भी बड़ा ही उलझा हुआ सा रिश्ता होता है, मगर तू इसे अब और बेकार की औपचारिकताओं में फंसकर मत उलझने दे। बेटा, इसे अब तू अपने स्नेह और अपनेपन से इस कदर सुलझा दे कि कभी किसी को संदेह भी ना हो कि इसमें कभी कोई उलझन भी थी। बाकी तू खुद समझदार है, अब तू अपना फैसला खुद ले। चल अच्छा, मेरा खाना बनाने का समय हो गया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। नमस्ते बहन कहकर केतकी जी ने फ़ोन रख दिया और अब वो किचन की तरफ चल दी चाय बनाने। रचना बाजार से लौटी तो वो डाइनिंग टेबल पर रखे हुए पोहे और चाय को देखकर एक अनजाने डर एवं शंका से भर उठी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही केतकी जी ने उसके हाथ से सब्जी का थैला पकड़ते हुए कहा कि बेटा आ बैठ, चाय पी ले। देख जरा मेरे हाथ के पोहे कैसे बनते हैं। सासू माँ, सॉरी, शायद मुझे देर हो गई लौटने में, मगर आप क्यों परेशान हुई, मैं बस आकर बना देती, रचना ने कहा। रचना इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही केतकी जी ने रचना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, तू सारा दिन हमारे लिए काम में लगी रहती है तो क्या हम तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर अब तेरी भी उम्र बढ़ रही है और मेरी भी। हंसते हुए केतकी जी बोलीं, अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है बेटा। इस आत्मीयता भरे बात को सुनकर रचना की आंखें छलछला गईं और वो अनायास ही केतकी जी के गले से लग गई। अब सास बहू दोनों की ही आंखें नम थीं। दीपक भी ऑफिस से आ चुका था और चीकू को भी पोहे की खुशबू उसके कमरे से डाइनिंग टेबल तक खींच लाई थी। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था और माहौल में एक अलग सी शांति और संतुष्टि बिखरी हुई थी।